हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, बहुत ही अच्छा अपना इंग्लिश लिटरेचर का कवर कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपोजिशंस। आपके पास में राइटिंग में दो चीज़ें आती हैं, पहले तो है ऐसे राइटिंग और सेकंड है कंपोजिशन। कंपोजिशन में भी 3 पार्ट्स आ रहे हैं बच्चों। आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास में, एंड स्पीच है और रिपोर्ट है। 3 चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कई जो आप रिपोर्ट्स देख भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, आर्टिकल्स को भी आपने कर लिया होगा। स्पीच का जो पार्ट है इसमें मैं कुछ अमेंडमेंट्स और करके और अच्छे से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपको इसको कवर अप करना। तो स्पीच के लिए आप देखिए इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स है और क्या क्या नए टॉपिक्स मैं लेके आई हूँ। तो इंग्लिश लिटरेचर का ये जो पोर्शन है ये आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी बहुत अच्छा कवर करता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। और मेरे साथ साथ आप रीड आउट करेंगे व्हाट? जी हाँ, क्या रीड आउट करेंगे बच्चों? स्पीच। एंड टुडे वी आर टेकिंग स्पीच पार्ट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द स्पीच। हमने बात कर ली बच्चों कि हमें 3 कंपोजिशन के 3 पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स, रिपोर्ट और स्पीच। उसमें से हमें कवर अप करना है। तो इजीएस्ट वे में हम कवर अप कर रहे हैं, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसको बार बार आपको माय गुड राइट हैंड वाली जो प्रैक्टिस है ना, पोयम वाली, याद करिए 10th क्लास। जी हाँ बच्चों, 10th क्लास वाली जो पोयम की प्रैक्टिस है वो अपने इस माय गुड राइट हैंड के लिए एग्जाम्स तक झोंक दीजिए। अपनी जितनी भी ताकत है सारी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। आज जो चला गया ना वो कैलेंडर भी रिजेक्ट कर देता, वो टाइम भी रिजेक्ट कर देता। आपकी क्लॉक है ना वो भी कह देगी नहीं, इट्स टाइम इज ओवर। सो अब आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी मेहनत करें और अपने गुड राइट हैंड को और अपनी नोटबुक को इतना भरें कि आप इन द लास्ट कहोगे मैम 20 नोटबुक्स भर दी इंग्लिश की, और स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। नो डाउट आप इस चीज़ को देखिएगा। 100 में से जब आपका स्कोर आएगा तो आप उस वक्त खुद प्राउड फील करेंगे अपने आप पे। जी हाँ, स्पीच मैंने बहुत दे ली है और अब हम स्पीच का फॉर्मेट भी देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द स्पीच में हमें क्या करना है बच्चों? टाइटल लिखना है। जी हाँ, टाइटल को मेंशन करेंगे हम। टाइटल अलग अलग टॉपिक्स जो हम कहते हैं वही टाइटल होता है। देन आफ्टर फॉर्मल एड्रेस। फॉर्मल एड्रेस में क्या है मैं आपको बता दूं, ये स्पीच है। स्पीच में जब हम फॉर्मल एड्रेस करते हैं तो प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, है ना, तो ये अलग अलग जो वर्ड्स हैं इनको लेते हुए जो हम एड्रेसिंग स्पीच है उसको देते हैं। तो स्टार्टिंग में आफ्टर टाइटल क्या लिखना होगा हमें लिखना होगा फॉर्मल एड्रेस। और जैसे ही हम फॉर्मल एड्रेस लिखेंगे, स्पीच में तो बोलते हैं जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, और जब हम राइट डाउन करते हैं तो इसमें इसे लिखा जाता है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ विद टाइटल, आप अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन देंगे। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस रूप में आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 10th, यू आर दुआ चौधरी, यू आर इन क्लास 10th। ओके, और फिर आप अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे इंट्रो देते हुए, इंट्रो के बाद में आप अगेन टाइटल भी आप मेंशन करेंगे कि यह टाइटल के ऊपर हम बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कवर अप करनी है। उसके बाद में जो 4th पार्ट आता है, जी हाँ, हमने क्या कहा कि 4th पार्ट में जो टाइटल है उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है उसके बारे में आपको, अगर हम स्पीच देते हैं तो हम क्या करते हैं, 10-12 लाइनें 15 लाइनें बोलते हैं ना हम। सेम कंडीशन, उसी बोलने वाली लैंग्वेज को हमें लिखना है,
उस लिखने को ही तो हम स्पीच कह रहे हैं, राइटिंग स्पीच है ना। तो राइटिंग पोर्शन में जो स्पीच कवर अप कर रहे हैं उसमें आप देखें एक्सपेंशन ऑफ द टाइटल बाय फैक्ट्स। जी हाँ, फैक्ट्स लेके किसी भी बात को कहने के लिए कुछ न कुछ तो आपके पास बेस होना चाहिए ना, और उसी बेस को लेते हुए ही आपको पढ़ाई करनी है। और जब आपने एक बार बेस ले लिया तो आप उसको एब्रिविएट भी कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। अब देखिए, अपन जैसे हिंदी में लिखते हैं ना थैंक यू या सबको बहुत बहुत, कंक्लूजन पार्ट जिसे हम कहते हैं, तो लास्ट में थैंक यू से पहले आप देखिए हम सम अप करते हैं अपनी स्पीच को, अपने भाषण को समाप्त करते हैं। तो उसमें हम लास्ट में 2-3 इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही एक्सपेंशन के बाद में लास्ट कंक्लूजन, सेकंड लास्ट कंक्लूजन जो पार्ट आता है उसमें आपको सम अप करके अपने इम्पोर्टेंट बातों को बताना है। और फाइनली फॉर्मल थैंक्स करना है। थैंक्स किसको करेंगे? जी हाँ, ऑडियंस जिन्होंने स्पीच सुनी है। और यहाँ पे हम स्पीच को राइटिंग्स में ले रहे हैं तो हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हम डिबेट्स वगैरह में, स्पीचेस एक्सेट्रा में जब हम बात करते हैं ना, बोलते हैं, उसी तरीके को लिखने में भी लेना पड़ेगा। तभी तो हम राइटिंग पोर्शन कवर कर रहे हैं बच्चों। जी हाँ, हर चीज़ को माइन्यूटली लेना है, हर चीज़ को ध्यान से लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, सीधा हाथ, राइट हैंड मैं बहुत कह रही हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि बच्चों, जब हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपने सब कुछ सही लिखा है, बट आपके राइटिंग जो है वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप तो कह देंगे मैंने सारा कुछ सही लिखा था, एग्जामिनर ने नंबर क्यों नहीं दिए? तो एग्जामिनर को आपकी राइटिंग पढ़नी आनी चाहिए। इसके लिए आप तो ये मान के चलिए कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हाँ, स्पीच में ये चीज़ होती है, रिपोर्ट में ये चीज़ होती है, आर्टिकल ऐसे लिखा जाता है, और अगर मुझे ऐसे लिखने को दिया जाए तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। जी हाँ बच्चों, इस तरीके को अगर आप राइटिंग, स्पेलिंग्स और जो हम मेथड्स बताते हैं आपको, अलग अलग पैटर्न्स बताते हैं आपको, उनको लिखने का तरीका अगर आप अडॉप्ट करते हैं, नो डाउट यू विल सिक्योर अ गुड मार्क्स फॉर योरसेल्फ। यस, जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं कि आपको अपनी राइटिंग, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिमूव करना है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एक चीज को पॉइंट आउट करते हुए हम इस चीज को आगे बढ़ेंगे। देखना ध्यान से। राइट अ स्पीच ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। What is the topic? What is the title of the speech? Already given in the question. Advantages of the habit of book reading. किताब को पढ़ने का क्या फायदा है, उसके ऊपर हमें कितने शब्दों में देना है, ये भी ऑलरेडी मेंशन्ड होगा इन 150 to 200 words for the morning assembly. It's okay. Everything is clear to you. This speech is for मॉर्निंग असेंबली पर्पज। आपके प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना सभा के समय आप क्या देखते हैं कि आपको अलग अलग टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं और उन टाइटल्स पे आपको अपनी बात कहनी होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों? मॉर्निंग असेंबली में, ताकि आप अपने आप की जो आपका टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको बाहर ला सकें। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने का तरीका सही करके आप प्रार्थना सभा में स्पीच दे देंगे तो आप अपने आप को प्रभावी तौर पे सामने वाले के समक्ष रख पाएंगे, और इसी को हमें स्पीच में लेके रिटन में लेना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको।
एडवांटेजेस ऑफ द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग के ऊपर लिखना है, 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको कहीं पे भी नाम नहीं दिया जा रहा है कि आप कौन है। लेटर्स एटसेट्रा में आपने देखा होगा नाम दिया जाता है ना बच्चों। इसमें स्पीचेस में बहुत कम और रेयर चांसेस में ही दिया जाएगा, अदरवाइज नाम तो दिया ही नहीं जाएगा, ये तो क्लियर कट है। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आपको अपने नाम की स्पेलिंग या आप किसी के भी नाम की स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक यू विल राइट डाउन एवरीथिंग। ओके, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हम स्पीच को पढ़ते हैं। एक एक लाइन को आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे, बार बार बोलेंगे और इन द लास्ट आप अपने अपने कॉपीज में राइट डाउन करेंगे। ओके, मेरे साथ बोलिए इन स्पीचेस की लाइंस को ताकि आपकी प्रैक्टिस होए। जी हाँ, देखिए फर्स्ट हमने कहा कि हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में पढ़ा था हमने। जी हाँ, हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, टाइटल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वी आर पुटिंग द टाइटल हेयर। सबसे पहले टाइटल की काम कर रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। स्टार्टिंग हो गया। देन हमें क्या, देखिए फॉर्मल एड्रेस, वापस देखिए हमने फॉर्मल एड्रेस में यहाँ पे करना है। फर्स्ट बात टाइटल की हो गई, सेकंड बात फॉर्मल एड्रेस की हो रही है। तो फॉर्मल एड्रेस कैसे है, देखिए आप, ऑनरेबल ज्योति गोस्वामी प्रिंसिपल मैम, वनरेबल टीचर्स एंड डियर स्कूलमेट्स। आप कहीं पे भी, यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली का आपको बोला गया है, तो मॉर्निंग असेंबली में नो डाउट आपके प्रिंसिपल मैम भी खड़े होते हैं, प्रिंसिपल सर भी खड़े होते हैं, आपके टीचर्स भी खड़े होते हैं और सारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी भी गैदरिंग वहाँ पे होती है। तो फॉर्मल एड्रेस में सभी को एड्रेस करते हुए कहना है, सिर्फ ऐसे नहीं प्रिंसिपल मैम, जी नहीं, आपको प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, आपको टीचर्स और आपको अपने स्कूल के सारे बच्चों को इंक्लूड करते हुए अपना फॉर्मल एड्रेस देना है। ऑनरेबल ज्योति गोस्वामी, कौन है ज्योति गोस्वामी, प्रिंसिपल। कौन है ज्योति गोस्वामी, ज्योति गोस्वामी है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। वनरेबल टीचर्स, जितने भी आपके टीचर्स प्रेयर में, प्रार्थना में जितने भी टीचर्स खड़े होते हैं उनको एड्रेस करेंगे। एंड डियर स्कूलमेट्स, और स्कूलमेट्स को एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जब फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो गई है तो हम थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेज क्लियर हो गया है। अब आप देखिए, जैसे ही हमारा सेकंड स्टेज क्लियर हुआ, हमने क्या करा, अपनी लाइन को चेंज कर दिया। इट मीन्स हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का बच्चों। अब हमने कहा आपको अपना एड्रेस देना है। देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ विद टाइटल। आप कौन है, स्पीच बोल रहे हैं, आपके क्लास के बच्चे, आपके टीचर्स आपको जानते हैं, बट जब आप मॉर्निंग असेंबली स्पीच दे रहे हैं तो आपको अपने बारे में इंट्रो भी देना होगा। आई योगिता चौधरी। आप कौन हैं, आप हैं योगिता चौधरी ऑफ क्लास 12th। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, आपको बताना होगा, आपका नाम भी बताना होगा और क्लास भी बतानी होगी। आई योगिता चौधरी of class 12th stand to deliver a speech on advantages of the habit of book reading। मैंने आपको क्या कहा, आप जब अपना इंट्रो देंगे then you will tell about yourself, about your class and the title or the topic on which you are giving speech। So you will mention these three things। देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, स्पीच का थर्ड पार्ट है ये। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जाते वक्त आपको पता है गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हमारा थर्ड स्टेप कवर हो चुका है। अब हमारे फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपेंशन देना है। अपनी जो बात है टॉपिक रिलेटेड उसे हमें रखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरे साथ साथ आप भी इन लाइनों को दोहराएं बार बार।
इट इज सैड दैट रीडिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, इट इज सैड दैट रीडिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। एग्जैक्ट मैन, बहुत अच्छा आदमी बनने में रीडिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द हैबिट ऑफ रीडिंग। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। योगिता चौधरी को एडवांटेजेस पता है। अब एडवांटेजेस किसको पता होने चाहिए? जितने भी स्कूल मेट्स हैं वो उनको भी बताना चाहती हैं अपनी बात, क्लास 12th के स्टूडेंट। जी हाँ, अब वो फर्स्ट सेकंड करके इसको पॉइंट आउट करेंगी। देखें हम, फर्स्ट, इट इन्फ्यूजेस यू विथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, मॉर्निंग स्टार्टिंग आप अब न्यूज़पेपर से करते हैं बच्चों, तो आप क्या देखते हैं? जैसे ही आप न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप रीडिंग ही तो शुरू कर रहे हैं। यस, दिस इज रीडिंग, यही तो रीडिंग है। तो रीडिंग की इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो क्या है, आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। जी हाँ, सेकंड वन इज इट मेक्स योर माइंड फुल ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। आपने अपने घर वालों की, अपने स्कूल के टीचर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुनी होगी बच्चों। क्या? कि बच्चों, अगर खेत में बीज नहीं बोए जाए, हम सब ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पे खेती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और वैसे भी हमारा देश खेती प्रधान देश है ना? तो आपको आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, आपको आपके टीचर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने ये गोस्वामी मैम को भी सुना है प्रेयर में बोलते हुए। क्या कहते हैं? बच्चों, अगर खेत में बीज नहीं डाले जाते हैं और तो वहाँ पे क्या उग जाता है? घास फूस उग जाता है। जी हाँ, सेम विद दिस वन। अगर आपके दिमाग में रीडिंग मटेरियल नहीं जाएगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होके दूसरी चीज़ों को समअप करने की कोशिश करेगा, जो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल गलत है। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें, इट मेक्स योर माइंड फुल ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। जी हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप कवर करते हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीचिंग्स दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट देखें, एक एक पॉइंट वाइज स्पीच में कहा जा रहा है अपनी बात को रखने का जो तरीका है उसे आप प्रिंट आउट करें। जी हाँ, इट जनरेट्स एनालिटिकल पावर इन यू। जब आप किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं बच्चों, आप क्या देखते हैं कि आप किसी चीज को एनालाइज करने की स्टेज पे आ जाते हैं। आपको कई बार कहा जाता है कि ये फैक्ट तो ऐसा है, बोल दिया किसी ने भी, लेकिन आपने सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ा है या अपनी बुक्स रीडिंग की है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, आप इस बात को इस तरीके से कहेंगे तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। ये तभी हो पाएगा जब आप एनालिटिकल अपना जो इवैल्यूएशन है वो कर पाएंगे, और उसके लिए क्या चाहिए? रीडिंग चाहिए। यस, अब समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, इस स्पिरिट को कायम रखते हुए, रीडिंग के इम्पोर्टेंस समझते हुए, इस स्पीच को अपने दिल की गहराइयों तक उतार के, इस मानसिक रूप से जो अपना ऊपर का डिपार्टमेंट है यहाँ तक लेके जाना है हमें, और ये तभी हो सकता है जब आप बार बार रीडिंग करें। फोर्थ पॉइंट देखिए, थॉट्स ऑफ वेरियस थिंकर्स रिमेन इन योर माइंड। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप अलग अलग मैगजीन्स आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं बच्चों? कि आप कई लोगों के बारे में जान पाते हैं, और जब आप कई लोगों के बारे में जान पाते हैं तो आप एनालाइज कर पाते हैं, और आप एनालाइज करके जो नए नए जो इम्पोर्टेंट हमारे थिंकर्स हैं, आपने देखा हम कई बार 16वीं शताब्दी के लोगों की भी बात करते हैं, है ना? और कई बार हम क्या कहते हैं? 15th सेंचुरीज का ये पर्सन है और इन्होंने ये बात रखी है। इट मीन्स रीडिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो देखिए, फ्रॉम दैट सेंचुरी टू दिस सेंचुरी कंटिन्यूअस गोइंग ऑन आ रहा है, और यही फोर्थ जो हमारा
पॉइंट है उसमें कवर अप करने की हमने कोशिश की है। क्या है? थॉट्स ऑफ वेरियस थिंकर्स, अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो हमारे माइंड में ये चीज़ें आ जाती है कि देखिए उस आदमी ने उस समय हमें ये बात की और उससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें किसी भी काम को करने का क्या तरीका होना चाहिए। आपकी मदर टीचर नहीं है, आपकी मदर गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन आप देखिए हाउसवाइफ होते हुए भी वो आपको स्टार्टिंग जो आपकी फर्स्ट टीचर कौन है फ्रॉम द स्टार्टिंग अर्ली आप जैसे बर्थ लेते हैं, आप देखिए आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, आपको तहजीब सिखाना, आपको संस्कार देना, ये सब चीज़ें कौन करता है? आपकी मदर करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो थिंकर वाला पॉइंट है ये किसी भी अच्छे ऐसे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है जिनको आप पढ़ रहे हैं या अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कवर कर रहा है यहाँ पे बच्चों, यू कैन बी बेनिफिटेड बाय द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर्स ऑफ द बुक्स यू रेड। जी हाँ, हम बुक्स की बात कर रहे हैं, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कवर करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से आपको जो भी ऑथर्स, जो भी पोएट्स, जो भी राइटर्स आपको अपनी बात रख रहे हैं उस विशेष आर्टिकल में, लेसन में, कहीं पे भी, तो आपको क्या मिल रहा है? उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। और जब उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा तो नो डाउट आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, अपनी लाइफ को तो जी रहे हैं, साथ में इन ऑथर्स के एक्सपीरियंस को भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। आप रतन टाटा, मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ, जी हाँ, आप अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ें, आप रतन टाटा की, तो इनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी लाइफ में। देखिए 6 पॉइंट क्या कवर कर रहा है, एक एक पॉइंट वाइज चल रही है स्पीच, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें आप। 6 पॉइंट कवर कर रहा है, योर पावर ऑफ थॉट ग्रोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके विचारों की जो कल्पनाशीलता है, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, तो आपके जो विचारों की श्रृंखला है वो इंक्रीज होती है। और हम कह सकते हैं कि अच्छे विचार आने के लिए अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे विचार आने के लिए अच्छे दोस्तों की संगति करनी चाहिए। आप क्या है ये आपका फ्रेंड बताता है, और हम क्या कहते हैं? बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, बुक्स की रीडिंग करेंगे तो एडवांटेजेस ही एडवांटेज है। देखिए हमारा जो 6 पॉइंट है कितनी अच्छी बात कर रहा है, पावर ऑफ थॉट जो है वो ग्रो करती है, बहुत अच्छे लेवल पे हमें लेके जाती है। 7th इम्पोर्टेंट पार्ट, जिंदगी में उतारने लायक बात है बच्चों, देखिएगा इसको। यू ऑलवेज हैव लॉयल एंड ट्रू फ्रेंड्स बुक्स विद यू। यू डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ किलिंग टाइम और नीड ऑफ ए गाइड। जब कई बार क्या होता है, आपके दोस्त कहते हैं आज हम इंटरनेट पे ये फलानी चीज़ देख रहे हैं, आप भी उसे देखें, आप क्या कहेंगे? नो, बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, सी दिस वन। यू हैव ऑलवेज लॉयल एंड ट्रू, लॉयल और ट्रू फ्रेंड हैं। कौन है लॉयल और ट्रू फ्रेंड? आपके बुक्स हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपकी कोई भी किलिंग टाइम को, आप जो अपने समय को फालतू के समय में खर्च करने की कोशिश करते हैं, जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, उस समय आप समय ना बर्बाद करें। इसके लिए कौन सीख देता है? अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अच्छी बुक्स आपको इस चीज़ को सजेस्ट करती हैं, डू नॉट किल योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड नीड अ गाइडेंस। अगर आपको कहीं पे गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है तो भी आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। 9th पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, यू आर सेव्ड फ्रॉम बैड कंपनी। जी हाँ, अगर आप दोस्त बनाते हैं तो कई बार अच्छे दोस्त बनने वाले भी आपको ज़िंदगी में धोखा दे देते हैं। अगर आपके दोस्त बुक्स हैं तो
आपको कहीं दूसरे बैड कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक्स आपको बचा लेती हैं। बेकन एक राइटर हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है बुक्स को आप चबाइए। साइंस की है तो क्या करेंगे, मैथ्स है तो क्या करेंगे, इंग्लिश आपको क्या सिखाती है, हिंदी आपको क्या सिखाती है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम 6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, तो आप बेकन का एस्से पढ़ लीजिए। उस बेकन के एस्से से आपको पता चल जाएगा कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की रीडिंग क्यों करनी चाहिए। 10th पॉइंट कवर कर रहे हैं यहाँ पे, योर नॉलेज विल अर्न मनी फॉर यू। आपकी जो नॉलेज है ये आपके लिए क्या करेगी, आपको आगे ले जाएगी, जहाँ पे आप अपने लाइफ के लिए अर्निंग मेंबर भी साबित हो सकते हैं, कमाने वाले। हमने बात की थी सेकंड लास्ट पॉइंट की। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, देखिए हमने यहाँ पे 4th पार्ट कवर कर लिया है। जी हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पार्ट क्या था, टाइटल का। सेकंड पार्ट क्या था हमारा बच्चों, याद करिए। जी हाँ, याद करके बताएं हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, अपने बारे में ही इंट्रो देना है। हम कौन हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। 4th पार्ट में आप इसको एक्सपेंड करेंगे, अपने टॉपिक को, जो भी आपका टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और जो 5th पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट हमने कहा था बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूजन। इट मीन्स वी विल सम अप the whole part in 2 or 3 lines. Thus, habit of book reading enlightens and widens the mind. इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो क्या होगा आपके लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किताबें आपका पथ प्रदर्शक होती हैं। सेकंड बात कि आपको दिमाग में विचारशीलता, नए नए विचार, अच्छे विचारों की तरफ ले जाने का काम कौन करती हैं, नो डाउट बुक्स। इट मेक्स आवर लाइफ सब्टल, एक नई दिशा, एक निर्देश दिए जाते हैं बुक्स के द्वारा। बुक्स ये नहीं कहती है वहाँ सड़क पकड़ो और वहाँ सड़क पकड़ो, लेकिन बुक्स ये जरूर करती हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो यू विल गेट दिस मच ऑफ बेनिफिट एंड यू विल डू दिस वर्क, देन यू विल लॉस दिस वन। ओके, you will be able to save yourself from the errors of judgment. Important line, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, गलत जो डिसीजंस होते हैं, गलत जो हमारी गलतियां होती हैं डिसीजंस लेने में, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती है। वापस कहूंगी, पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो इसको जरूर ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कवर किया। लास्ट का इसका जो है पार्ट, वो क्या है, थैंक्स कहने का। जी हाँ, तो लास्ट में हम क्या कहेंगे यहाँ पे, थैंक यू। इट मीन्स जिन्होंने भी हमारी इस स्पीच को सुना है, वी हैव कर्टसी टू से थैंक यू इन द लास्ट पार्ट। अंडरस्टैंड, स्पीच का एक एक चीज क्लियर किया है, एक एक चीज बताने की कोशिश की है। एक और क्वेश्चन हम संग लेके चल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर अप है। जी हाँ बच्चों, राइट अ स्पीच ऑन टाइम मैनेजमेंट इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। अगेन आई एम सेइंग कि मैं जो क्वेश्चंस के पार्ट लेके आई हूँ, दीज आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द लर्निंग प्रोसेस, फॉर द राइटिंग प्रोसेस, बट दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ आल्सो। बच्चों, लाइफ में कहाँ पे अभी जो आपको काम करना है, उस काम को कैसे करना है, पहला हमारा टॉपिक आपने कवर अप करके देखा। जी हाँ, मेरे साथ आप रीड आउट कर रहे थे। यस, और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, व्हाट इज दिस वन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का यूज लेना और मिसयूज लेना, वही चीज यहाँ पे हम कवर अप कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल
टेल द हेडिंग पार्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे स्पीच में कुल कितने पार्ट्स होते हैं। यस, 6 पार्ट्स। ओके, तो 6 पार्ट्स का जो फॉर्मेट है उसे अपने दिमाग में रखेंगे, उस अनुसार आप काम करेंगे। आप देखेंगे कि कई जो चीज़ें हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ऊपर की और नीचे थैंक यू पार्ट तो आप कर ही रहे हैं। तो जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको कवर करते हुए आपको बात को अपनी रखनी है। क्वेश्चन लिख लिया, देन ऑनरेबल निहारिका मैम, इट मीन्स ये वहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट है या प्रिंसिपल की पोस्ट है। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्कूलमेट्स। देखिए बच्चों, ये लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं ना। प्रिंसिपल का नाम ही तो चेंज हो रहा है, बाकी कुछ हो रहा है क्या? ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को उतार ले। आपको टाइटल का नाम, टॉपिक का नाम क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा। देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर कट मिलेगी, ये लिखेंगे। देन आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो देखिए, फॉर्मल एड्रेस में आप किस किस को संबोधित कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे। देन जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, आई हिमांशु ऑफ क्लास 12 स्टैंड टू स्पीक ऑन टाइम मैनेजमेंट। थर्ड पार्ट भी आप कवर कर सकते हैं। क्या है उसमें? जी हाँ, आपका नाम, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको नाम बताना है, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं और आज आप किस टॉपिक पे अपनी स्पीच को पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट इजी गोइंग आप कर सकते हैं। इतने पार्ट में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट है उसको आपको एक्सपेंड करना है, टॉपिक को लेकर चलना है। ओके, तो यहाँ पे जब टॉपिक की हम बात करते हैं तो हमने स्पीच में कई सारी चीज़ें कवर अप की हैं, तो उनको भी आप बार बार प्रैक्टिस में लेंगे तो होप यू विल नीड अ सक्सेस। और जब नीड है तो आप सक्सेस अचीव कर लेंगे, है ना। यू विल अचीव योर सक्सेस। ओके, एक्सपेंशन ले रहे हैं इस टॉपिक का। देखें हम, एवरी स्टूडेंट एंड पर्सन हैज 24 आवर्स। सभी के पास में कितना टाइम है? आपके पास में, हमारे पास में, और जो मिलेनियर बन रहे हैं उनके पास में भी 24 आवर्स ही हैं। Some persons manage their time so efficiently that they reach their goals. कई लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, अपने समय का, अपने टाइम का इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि वो अपने गोल को इन द लास्ट बहुत इजी गोइंग वे में अचीव कर लेते हैं। इजी गोइंग वे हम कह रहे हैं क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रगल करने वाला है ना, अगर किसी ने गोल्ड मेडल लिया है, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडल लिया है, तो वहाँ पे अगर रेस कर रहे हैं या कोई गेम कर रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, तो अपने को तो क्या लगता है, देखो आधे घंटे में उसने गोल्ड मेडल ले लिया, लेकिन ये जो आधे घंटे के लिए उसकी जो मेहनत है वो कितनी हुई है, 2 साल, साल भर कितनी मेहनत उन्होंने इस गोल को अटेन करने में किया है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दिस वन इज द टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ बच्चों, others mismanage their time so they achieve their aims partially। जी हाँ, और not at all। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रेस है वो इधर जानी है, तो रेस के लिए सब तैयार है और XYZ पर्सन है, वो क्या करते हैं, इधर दौड़ लगा रहे हैं और इधर दौड़ लगाने में सबसे कम समय लिया उन्होंने, लेकिन क्या वो रेस जीतने वाले मेंबर में शामिल हो पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। पता है आपको इस चीज़ का? जी हाँ। तो वही बात यहाँ पे है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने एम को फिक्स करेंगे। मैं यहाँ स्पीच में इस चीज़ को ज़रूर बार बार पॉइंट आउट करती हूँ बच्चों, अपने एम को फिक्स करेंगे। जो बच्चे एम को फिक्स नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है,
या तो उनको पार्शियली सक्सेस मिलती है, हम क्या करते हैं, मम्मा इतनी सी मेहनत और कर लेता ना तो मैं इतना बड़ा अचीवमेंट ले लेता, है ना, नहीं ले पाए, इसीलिए आपके अफसोस जो रह रहा है, उस अफसोस को आपको दूर करना है, पार्शियली मेहनत नहीं करनी है, और एम्स ऐसे होने चाहिए कि ना तो आपको पार्शियली अचीवमेंट मिले, ना नॉट एट ऑल वाली लाइन में आप आए। जी हाँ, गोल अचीव करते वक्त आपको गोल ऐसा रखना है, अपने टाइम मैनेजमेंट इस अनुसार करना है कि आप फुली अचीवमेंट ले सके। A student should manage her or his time as given below। कैसे कर सकते हैं? हिमांशु जी ने तो अपना एक जो टारगेट है, इनका जो खुद का एक है तरीका, उसी को ही आप सबको बताने की कोशिश की है अपनी स्पीच में। A student should not wake up after 5 AM। जी हाँ, किसी भी बच्चे को 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, 5 बजे के बाद में उठने का कोई सेंस नहीं है। इन हाफ एन आवर शी और ही शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कॉल्स एटसेट्रा। जी हाँ, मॉर्निंग में आपको अपने जो नेचुरल काम है उनको करने के लिए कितना टाइम चाहिए? ओनली एंड ओनली हाफ एन आवर। ओके, तो 5 बजे उठे हैं, 5:30 तक आप अपने नित्य क्रमों से निवृत्त हो चुके हैं। फ्रॉम 5:30 to 6:30 she or he should go for a morning walk or a stadium for games and sports or a gymnasium for बॉडी बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे 5:30 से 6:30 का जो टाइम है, देखिए टाइम मैनेजमेंट करके दिया जा रहा है आपको इस स्पीच के अंदर। तो 5:30 से 6:30 आप भले स्पोर्ट्स, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, गेम्स ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या सिंपल मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, यू विल डू दैट वन। फिजिकल फिटनेस की भी बात हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे योगा की भी कर रहे हैं, और जो योगा में प्राणायाम की बात हम बार बार करते हैं, उस प्राणायाम को किसी भी तरह से आपको अपना 5:30 to 6:30 अपने आप को, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए देना है। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर देखिए यहाँ पे फ्रॉम 6:30 to 7:30 शी और ही शुड टेक अ बाथ, डू पूजा, जी हाँ, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। आपको लगा होगा कि पूजा करना तो मम्मी का काम है, लेकिन हिमांशु आपको कह रहे हैं जैसे हम स्कूल में प्रेयर करते हैं बच्चों, उसी तरह से क्या करना है, उसी तरह से आपको खुद को भी घर पे भी प्रेयर के लिए टाइम निकालना अच्छा होता है, जरूरी होता है। मेडिटेशन कर रहे हैं गॉड के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इनर हार्ट है वो क्या कहता है, इन द लास्ट आप अपने आप से शर्म करेंगे, और वहाँ पे गॉड आपके पास में होगा कि आपने टाइम किल कर दिया। तो यहाँ पे टाइम मैनेज करके आपको बताया जा रहा है कि ये जो 6:30 to 7:30 का टाइम है, यहाँ पे आप नहाइए, पूजा करिए और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाइए। फ्रॉम 8 to 2 इनका जो स्कूल है हिमांशु का, वो 8 बजे शुरू होता है और 2 बजे ऑफ होता है। तो इन्होंने उस अनुसार अपना शेड्यूल बनाया है। फ्रॉम 8 to 2 PM शी और ही शुड स्टे एट स्कूल। जी हाँ, ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे स्कूल रहना है, हर चीज हर टाइम को मैनेज करके ये बता रहे हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम एट 2:30 शी और ही शुड टेक रेस्ट अप टू 4 PM। आप 2:30 पे आए हैं, आप कपड़े रिमूव कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं अपना, और 4 PM तक आप रेस्ट भी कर लीजिए। बट आफ्टर दैट देन फ्रॉम 4 to 8 शी और ही शुड स्टडी। जी हाँ, ये देखिए टाइम 4 to 8 का जो टाइम मिल रहा है, ये किसके लिए है? जी हाँ, समझ रहे हैं, यूज ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के लिए है ये। फ्रॉम 8 to 8:30 डिनर शुड बी टेकन। 8 बजे
से 8:30 बजे तक आप डिनर लीजिए, आप अपने फैमिली से बात करिए, आप कुछ भी करिए। हिमांशु का रूटीन देखिए आप, और उस हिमांशु की जो स्पीच की रूटीन दी गई है आपको, उसको आप अपने लाइफ में भी कुछ अमेंडमेंट करके फॉलो अप कर सकते हैं बच्चों। फ्रॉम 8:30 to 10:30 शी और ही शुड स्टडी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 4 to 8 दे दिया और यहाँ पे 8:30 to 10:30 दे दिया। इट मीन 2 घंटे यहाँ के हो गए और यहाँ पे ये आपके कवर हो गए। तो कितना टाइम स्टडी को मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो स्टडी आप करते हैं तो यू आर यूजिंग योर टाइम, बिकॉज स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। देन ही और शी शुड स्लीप, और 10:30 के बाद में आप एक साउंड स्लीप ले सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में देखिए क्या कहा गया है। जी हाँ, वोट ऑफ थैंक्स, थैंक यू। और ये जो स्पीच है, ये सिर्फ स्पीच ही नहीं है बच्चों, इसको कवर अप करने का मेन रीज़न ही यही है कि आप अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करें, ऐसे काम करें कि आपकी लाइफ जो है इस टाइम मैनेजमेंट को लेते हुए सक्सेसफुल वाला जो रास्ता है, मैंने आपको 2 रास्ते बताए। दौड़ लगा रहे हैं, कौन सी दिशा में लगा रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई फालतू की किताबें? मोबाइल देख रहे हैं क्लासेस के लिए, लेकिन मोबाइल में पैरेलल क्या चल रहा है? जी हाँ, उसी चीज को बंद करना है, तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। थर्ड जो क्वेश्चन है वह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, राइट अ स्पीच ऑन द एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव आउटलुक इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। टॉपिक क्वेश्चन में आपको मिल गया है, आपको कितना वर्ड्स लिमिट है वो आपको बोला गया है 150 to 200 वर्ड्स के बारे में। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में नहीं करते 20 से 22 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। और उन 20 से 22 लाइनों को लिखने के लिए आपके पास में मैटर होना चाहिए, और मैटर होना चाहिए इसके लिए आपको रीड आउट करना होगा, और रीडिंग करोगे तभी वो आपके माइंड में सेट बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं उसे ध्यान दीजिए, एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव आउटलुक। काम करना है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है, इसको पॉइंट आउट करते हुए ये लिखा गया है। होप आपको इसके फॉर्मेट समझ में आ गया है बच्चों। तो जब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है तो मैं इसे इजी गोइंग वे में बता रही हूँ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, और अपने आप पॉइंट्स लगा के, छोटे छोटे पॉइंट्स लगा के अपने आप को बताएंगे कि स्पीच के इतने पार्ट्स होते हैं और इतने पार्ट्स को हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हेडिंग है एडवांटेज इज ऑफ पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक होने के क्या क्या एडवांटेजेस है। अगेन सबसे पहले फॉर्मल एड्रेस, ऑनरेबल ज्योति गोस्वामी प्रिंसिपल मैम, वनरेबल टीचर्स एंड एंडियरिंग स्कूलमेट्स। जी हाँ, एंडियरिंग कह दें, बोले डियर कह दें, कोई भी चीज कह दें, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ओके, एंडियरिंग स्कूलमेट्स। यहाँ तक जब अपना पोर्शन क्लियर हो गया है, प्रेयर में मॉर्निंग असेंबली की बात कर रहे हैं, ज्योति गोस्वामी जो प्रिंसिपल है उनकी बात कर दी हमने, जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट हमने कर दी, और लास्ट में हमने हमारे जो स्कूलमेट्स हैं उनको भी अपनी स्पीच पे फॉर्मल एड्रेस में इंक्लूड किया है। देन आफ्टर अपना खुद का इंट्रो देना है। आई योगिता चौधरी ऑफ क्लास 12th। देखो बच्चों, ज़्यादातर क्लास 12th में इंक्लूड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ आप देखें इसमें कि क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो आने वाली जो 1st to 11th क्लासेस हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि रोल मॉडल होते हैं। तो रोल मॉडल अपने बात को कहने में सक्षम होता है, बाकी लोग उसे फॉलो अप करने में सक्षम होते हैं। ओके,
I, Yogita Chaudhary of class 12th, stand before you to deliver a speech on the topic advantages of positive outlook. सकारात्मक तरीके से बात रखी जाएगी तो क्या होगा? ओके, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें लेना है इन चीजों को. देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव आउटलुक. स्टार्टिंग कर दी गई है, एक्सपेंशन ऑफ द टॉपिक कर रहे हैं हम इसमें. तो देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव आउटलुक. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. जी हाँ, स्पीच में बताते वक्त, प्रभावशाली बताते वक्त एक ही बात होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि सामने वाला आपकी बात को इजी गोइंग वे में समझ पाए. फर्स्ट, इट कीप्स यू पीसफुल एंड पीसफुलनेस कीप्स यू हेल्दी एंड हैप्पी एक्सटर्नली एंड इंटरनली. पहली जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को गौर से देखें आप. जी हाँ, क्या कहा गया है कि इट कीप्स, पॉजिटिव आउटलुक अगर होगा तो पॉजिटिव आउटलुक होने का क्या है फायदा? इट कीप्स यू पीसफुल, दिमाग को शांत रखेगा. दिमाग को जब शांति मिल जाएगी तो क्या होगा? आप हेल्दी रहेंगे. जी हाँ, आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा एंड एक्सटर्नली और इंटरनली भी आप खुश होंगे. जब आप दिमाग से तरोताज़ा होते हैं और जब एक्सरसाइजेस करके आप फिट होते हैं तो आप देखिए कि आपका जो पॉजिटिव आउटलुक है वह कितना हेल्प करता है आपके लिए. सेकंड थिंग, इट कीप सपोर्टर्स, इट विन सपोर्टर्स. जी हाँ, अच्छा काम कर रहे हो तो आपके पीछे एक टीम बनती जाएगी. आपने कहा कि मैं सड़क के आर पार जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनको पानी दूंगा. जी हाँ, सींचूंगा उन्हें. तो आपको देख के दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है. वो भी क्या कहते हैं कि जब वो ये काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, आई विल आल्सो डू दिस थिंग. सो कंसिडर दिस थिंग इन योर माइंड आल्सो बच्चों, कि कोई दूसरे व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो यू विल सपोर्ट हिम और हर. When you guide others positively, they will be your supporters. और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए किसी के आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं तो आपके जो सपोर्टर्स हैं वो आपको अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट करते जाएंगे, फॉलो अप करते जाएंगे. ओके, देन देखिए इसमें, दे विल बी विलिंग टू हेल्प यू इन नीड. जी हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया पेड़ पौधों को सींचने के लिए. आपको मीन टाइम कहीं पे जाना पड़ गया, कहीं फ्रेंड सर्कल में, कहीं फैमिली रिलेटिव्स में, तो 2 से 3 दिन पेड़ पौधों को पानी कौन देगा? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव आउटलुक लिए हुए हैं, आपका पॉजिटिव आउटलुक है, उसको आपके सपोर्टर्स फॉलो अप कर रहे हैं. तो जैसे ही सपोर्टर्स फॉलो अप करते हैं क्या होता है? आपको काम है, जैसे आपको काम होता है तो दे आर विलिंग टू हेल्प यू इन नीड, आपकी हेल्प के लिए रहेंगे. तो आपको शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करना है बच्चों. ओके, थर्ड पॉइंट देखें हम, इट विल अंडरटेक द टास्क विच विल बी इन फेवर ऑफ एवरीवन. समाज में, फैमिली में, कंट्री में किसी की भी हेल्प के लिए क्या जरूरत होती है? अगर आपका टास्क बहुत अच्छा है, जी हाँ, टास्क बहुत अच्छा है तो ऐसा होगा कि सभी आपको हेल्प भी करेंगे और सभी के फेवर में ही वह काम होगा. ओके, thus सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी पॉसिबल. और इसी से सतत विकास जो अपन कहते हैं ना, सतत विकास की जो परिभाषा है वह यहाँ पे सार्थक हो जाती है. तो बात स्पीच रख रहे हैं, उसको राइट डाउन कर रहे हैं, तो आपके पास में कुछ ऐसे कहते हैं ना भारी भारी शब्द. भारी भारी शब्द का मतलब है बहुत अच्छे शब्द जो अच्छा मीनिंग देते हैं. तो उनका कलेक्शन भी आपके माइंड में होना चाहिए. तभी होगा जब आप पढ़ेंगे. लॉट ऑफ बुक्स. खाली दिमाग शैतान का घर, कभी दिमाग को खाली मत रहने दीजिएगा. ओके,
फोर्थ पॉइंट देखें हम इसमें, इट एंश्योर ऑब्सियंस ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज इन राइट पर्सपेक्टिव। जी हाँ, जब आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो अपन कहते हैं ना अपनी आज्ञा का पालन करना। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे कि आज्ञा पालन करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, रेगुलेशंस को, लॉज को सही दिशा में फॉलो अप करेंगे, तो आपकी जो लाइफ है वह भी तो पॉजिटिव पाथ पे चलेगी, वह भी तो आपको क्या करेगी, री एनर्जाइज करेगी। क्यों? बिकॉज मैनी पीपल्स आर फॉलोइंग यू। तो आप ऐसा काम करेंगे जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है, तो अंडरस्टैंड है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको डर रहेगा कि मैंने गलत कर दिया तो मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो बाकी क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, वो भी गलत करेंगे। तो यहाँ पे स्पीच को, मॉर्निंग असेंबली स्पीच को बहुत प्रभावी बनाने की जरूरत है। द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डजंट अराइज। और अगर आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं, आप अपनी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स की बातों को फॉलो अप करते हुए चल रहे हैं, जैसे कोई लॉ और ऑर्डर जो सिचुएशंस आती हैं वो पैदा ही नहीं होंगी। टाइम टू टाइम क्लास, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग एवरीथिंग। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, देखें, इट ग्रोज लव, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड एटसेट्रा। अगर आप पॉजिटिव आउटलुक के हैं तो आपके जो फॉलोवर्स हैं वो बढ़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सबका लव मिलेगा, सबकी फ्रेंडशिप मिलेगी, और एक दूसरे से जो भाईचारा है वह बढ़ेगा। इट विल दस ग्रो इमोशनली यूनिटी, और एक आप भावनात्मक रूप से सबको एक करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने कही। अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ पार्ट को कवर अप करेंगे। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखें, इट विल ग्रो द फीलिंग ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। किसी एक व्यक्ति ने समाज के लिए अच्छा काम किया तो वो एक एग्जाम्पल बन गया कि दूसरे जो लोग हैं वो भी इन बिटवीन सीखेंगे, आपको फॉलो करते हुए सीखेंगे, और इस समाज की, इस मानवता की सेवा में 2 कदम आगे होने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा लगता है, एक आदमी समाज के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है और उसे फॉलो करने वाली जो टीम है वो उसको बराबर साथ दे रही है। इट इज सैड दैट नर सेवा इज नारायण सेवा। कहा भी गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर का मतलब है इंसान, इंसान, पशु पक्षी, कोई भी, आप किसी भी सजीव की सेवा करेंगे, पेड़ पौधों को डेली पानी देंगे। मैंने सजीव कहा तो ये नहीं है कि पेड़ पौधों को पानी देना बंद कर देंगे। जी हाँ, कहीं पे भी आपको पता है कि हर जगह हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और वही नारायण सेवा है। नारायण किसको कहा गया है? ईश को, भगवान को, जी हाँ, अल्लाह को, जीसस को। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वही हम भगवान को अर्पित करते हैं, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन पार्ट देखे हैं इसमें हम, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट। दस एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव आउटलुक्स आर मल्टीपल्स। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मल्टीपल्स इट मीन्स गुणा में, जो आगे मल्टीपल्स में इंक्रीज होता है, वही एडवांटेजेस है पॉजिटिव आउटलुक का। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। ओके, एंड इन द लास्ट थैंक यू, इन द लास्ट थैंक यू, है ना। तो ये जो स्पीच का पैटर्न है ये भी बच्चों आपने देखा, स्पीच को लिखने का तरीका भी आपने देखा, स्पीच को पार्ट्स में फॉर्मेट के अनुसार अलग अलग टाइम में, अलग अलग पैराग्राफ में चेंज करके भी आपने हमारे साथ साथ रीड आउट किया है। अब आप क्या करेंगे? जी हाँ, बिंदु मैडम कहने वाली है, राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स विद योर गुड राइट हैंड। ओके, लिखें, लिख के कॉपी को भूल ना जाएं। इस कॉपी से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही प्रैक्टिस होगी अनकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीज़ सेव होगी, एंड इन द टाइम बीइंग आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, और एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्पीच को किसी भी टॉपिक के ऊपर
लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ओके, आप इसे रीड आउट करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में नई टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ कवर अप करेंगे। होप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।